एक गांव में धनी चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं, लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। धनी चंद सेठ इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन धनी चंद सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। वह सोचता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया है, जिसके कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता। अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती। अन्य सेठ अब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अब उन सेठों से बचता बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दे। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ धनी चंद ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई। कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में वह पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सेठ धनी चंद की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं, इसलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ धनी चंद की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहाँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ आपको कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं? आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं।
आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं, ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सके। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब वह है दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीजों पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं जा सकता, इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखे अब जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है जब आप उसे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है। जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है, इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस ले ले। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं है तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है
लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च न करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उसे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद न करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेरफेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है, दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशानी में है। इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं, उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए है। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा।
वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत पर समय वह उनका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। 8वां तरीका, अधूरी जानकारी दें। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ ये बातें जाने। वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाएगा ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले ले या अपना काम पूरा करवा सके। 9वां तरीका, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो वह चाहता है कि आप ऐसा न करें, या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे निर्दोष है, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया, या वे निर्दोष बने रहें ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से टूट रहें। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे महान चीजों से बच सके। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। यह दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं न कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, फिर भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उसे सुनना चाहता है, और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा न हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी को दूसरे लोगों के सामने जाहिर करेगा। 13वां और आखिरी तरीका बताते हुए महात्मा कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। आपका सबसे अच्छा दोस्त और शुभचिंतक उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको फायदा होगा। चतुर व्यक्ति को फायदा होने वाला है। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चतुर और धोखेबाज की पहचान कर सकते हैं। इन तरीकों का पालन करके आप उन सभी लोगों से बच सकते हैं। धनी चंद सेठ को सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उन्होंने महात्मा को उनके बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद धनी चंद सेठ ने बहुत मेहनत की और इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन किया। इसके बाद वह फिर से एक अच्छा व्यापारी बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।